माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उनके नेतृत्व में वर्तमान आगामी वर्ष का 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। आप सबका इस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार का बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, देश को विकसित देश बनाने की दिशा में, एक एक व्यक्ति के विकास की दृष्टि से और देश को एक समृद्ध और बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की तरह पुनः और भी सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, साधुवाद देता हूँ अपने ज़िले के निवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से। मैं बजट की बातें तो करूँगा, लेकिन उसके पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में, खास करके 10 वर्षों में जो देश ने प्रगति किया, उसके भी कुछ इंडिकेटर्स, उसके भी कुछ चिन्ह मैं आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण के रूप में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 10 साल पहले 2014 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में मानी जाती थी, गिनी जाती थी। अब वो बढ़ करके ऊपर आकर के चौथे नंबर की हमारी जो है अर्थव्यवस्था बन गई है। ये 10 साल का हमारा प्रगति है। उसी प्रकार जीडीपी की जो साइज होती है, जो अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक साइज होती है, वो 114 लाख करोड़ की थी 2013-14 में, जिसमें 3 गुना वृद्धि करते हुए 324 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी की साइज हो चुकी है। उसी तरह से बेरोजगारी की दर 2013-14 में लगभग 5% हुआ करती थी, वो घट करके 3% तक आ गई है। मुद्रास्फीति की दर 9.5% हुआ करती थी, वो घट करके 4.8, मतलब लगभग आधी हो गई है। भारत का जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब छोड़ा तो 304 बिलियन का US डॉलर का हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ करता था। उसकी जगह आज उसका 2 गुना होते हुए लगभग 626 बिलियन US डॉलर्स का हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार हो गया है। हमारा जो विदेशी निवेश होता है, जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो 2004 से 14 के 10 वर्षों में 324 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ था। वो इस माननीय मोदी जी के 10 साल में 2014 से 24 तक में उसमें 2 गुना वृद्धि होते हुए 710 बिलियन US डॉलर का निवेश हुआ है। बहुआयामी गरीबी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। लगभग 29-30% जनता जो है बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे मानी जाती थी, उसकी शिकार मानी जाती थी। अब जो है उसमें लगभग 1/3 मात्र रह गया है। 11% मात्र जनता जो है हमारी बहुआयामी गरीबी के रेखा के नीचे मानी जाती है। उसी प्रकार हाईवे के कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे हवाई अड्डों के कंस्ट्रक्शन की बात हो, मैं एक उदाहरण दे दूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की जो लंबाई थी 2014 में, वो मात्र 91,000 किलोमीटर की हुआ करती थी, जो इस साल 2024 में बढ़ करके लगभग उसमें 1.5 से भी ज़्यादा की अभिवृद्धि करते हुए 1,46,000 करोड़ रुपए की किलोमीटर की हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क हो गया है। प्रतिदिन जो राजमार्गों के निर्माण की गति थी, उसमें भी लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। 12 किलोमीटर प्रतिदिन का निर्माण 2014 में होता था, अब 2024 में लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन का हमारा राजमार्गों का निर्माण है। हमारा जो रेलवे के कोच का निर्माण की बात करें या अन्य तमाम मेट्रो लाइन की हम बात कर देते हैं। मेट्रो लाइन की 2014 में 248 किलोमीटर मात्र लंबाई थी पूरे देश में, और खास करके जो भी थी लंबाई वो मात्र दिल्ली में सीमित थी। आप सबको मालूम है दिल्ली मेट्रो का नाम चलता था। अब हर राज्य के ज़्यादातर प्रमुख नगरों में या कैपिटल सिटीज़ में मेट्रो रेल बन चुकी है, और उसमें लगभग 5 गुना वृद्धि करते हुए 248 किलोमीटर जो 2014 में था उसकी जगह
1000 किलोमीटर की मेट्रो रेल की लंबाई हमारी हो गई है। उसी प्रकार हवाई अड्डे की बात करें तो 74 हवाई अड्डे 2014 में जो फंक्शनल अच्छे हवाई अड्डे थे 74 थे, उसमें 2 गुना से भी ज़्यादा एक तरह से वृद्धि होते हुए 157 हवाई अड्डे आज की तारीख में बन चुके हैं। तो इस प्रकार आधारभूत संरचना के सड़क परिवहन के लिए प्रावधान हुआ करता था, जो इस साल के बजट में 2,87,000 लगभग 10 गुना की वृद्धि इसमें हुई है। उसी तरह से रेलवे की अगर बात किया जाए तो उसमें भी 26,000 करोड़ का रेलवे का प्रावधान 2013-14 में हुआ करता था। उसकी जगह 2025-26 में 2,55,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, मतलब कि 10 गुना वृद्धि उसमें रेलवे के बजट में की गई है। हमारे 2 विभाग की मैं अगर बात करूं, शहरी विभाग की, तो 2013-14 में 11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय बजट में हुआ करता था। उसमें 8 गुना से ज़्यादा वृद्धि करते हुए 96,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान शहरों में गरीबों को मकान देने में, शहरों में नालियाँ गलियाँ ठीक करने में, सड़कें बनाने में, शहरों में विद्युत की व्यवस्था ठीक करने में, शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था ठीक करने में, शहरों में पानी की निकासी की व्यवस्था को उचित बनाने में, इन सारे कामों के लिए, शहरी विकास के लिए ये पैसे का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार हमारा दूसरा जो विभाग है बिजली विभाग, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहा है। 2013-14 की तुलना में हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान 2013-14 में केंद्रीय बजट में हुआ करता था। उसमें 2 गुना से भी ज़्यादा की वृद्धि करते हुए इस बार 21,847 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्रीय बजट में विद्युत क्षेत्र के लिए किया गया। तो ये जो हमारे अर्थव्यवस्था के जो पिलर कहे जाएंगे, पाए कहे जाएंगे, उनके विकास के लिए हमने बातें किया। साथ ही हर व्यक्ति के विकास, हर गांव का विकास, हर नगर का विकास, हर कस्बे का विकास भी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल में हमेशा बसता है। वो हमेशा कहते रहे हैं कि सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास होना चाहिए, सबका समावेश उसमें होना चाहिए, सबको स्पर्श करना चाहिए वो विकास। तो उसी दिशा में अगर बात किया जाए तो आरोग्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करने का, उसमें विशेष रूप से डे केयर सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। 2025-26 में 200 केंद्र उसके लिए स्थापित किए जाएंगे। और उसी तरह से हमारे जो आयुष्मान भारत आपने योजना सुनी होगी, और नए प्रावधानों के तहत अब 70 साल के सभी बुजुर्गों को उसमें समावेश कर लिया गया है। उसके लिए 9,400 करोड़ रुपए की योजनाएं का पैसे का प्रावधान किया गया है। और उसमें देश की लगभग 55 करोड़ आबादी जो है उससे प्रभावित होने वाली है, उससे लाभान्वित होने वाली है। उसी प्रकार अन्न सुरक्षा, आप जानते हैं कि अन्न सुरक्षा एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कदम गरीबों के कल्याण की दिशा में रहा है। लगभग 81 करोड़ लोग उसके लाभार्थी होंगे और उस अन्न सुरक्षा के कार्य को और भी बढ़ाते हुए उनका पोषण करते हुए ये 2,03,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में भी किया गया है। उसी प्रकार गरीबी को दूर करने में एक और महत्वपूर्ण बात होती है उनको मकान देना, उनको आवास देना। आवासीय योजनाओं के लिए भी 78,000 करोड़ के प्रावधान के साथ उस योजना को बढ़ाते हुए, हमारे शहरी गरीबों की योजना को भी आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण शुरू करते हुए 78,000 करोड़ रुपए का उसके लिए भी प्रावधान करके हर व्यक्ति को मकान देने का, उसी प्रकार हर घर जल देने का या स्वच्छ भारत मिशन, इन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हर घर जल के लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे 15 करोड़ लगभग 15.5 करोड़ लोग ग्रामीण परिवार जो है उससे लाभान्वित होने वाले हैं।
पीएम स्वनिधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसका हमारा विभाग ही जिसका क्रियान्वयन करता है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी के व्यापारियों को शक्ति देने का, बल देने का, लोन देने का प्रावधान है। उसके लिए भी बजट आवंटन 373 करोड़ करके उनको बल देने का काम माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे श्रम योगियों को, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जैसे विश्वकर्मा भाइयों को, बहनों को, उनके लिए भी बजट का आवंटन 5100 करोड़ रुपया करके जो नई योजना शुरू की गई है, उसको बल देते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। युवा कल्याण, आप जानते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है, लेकिन युवाओं के कल्याण के लिए, युवाओं की प्रगति के लिए, उनको अवसर देने के लिए कोई बहुत काम हो नहीं पाया है अपने देश में, या नहीं पिछले सरकारों ने उनको ओवरलुक किया है। उस दिशा में और भी मजबूती से काम हो सके, इसके लिए 2013-14 के बजट को लगभग 3 गुना बढ़ाते हुए इस बार लगभग 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जो सुविधाएं और जो सहायता प्रधानमंत्री जी पहले से दे रहे हैं, उसके लिए पीएम किसान योजना के लिए 63,000 करोड़ रुपए का, 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान तो हुआ ही है। 11 करोड़ किसान उससे लाभान्वित होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही कुछ नई योजनाएं भी किसानों के फायदे के लिए, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आई है। उसमें एक का मैं उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। पीएम धन धान्य कृषि योजना करके एक नई योजना शुरू हुई है, जिसमें देश के कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को चिन्हित करके उनकी उत्पादकता, प्रति एकड़ जो अनाज पैदा होता है उसको उत्पादकता कहते हैं, तो प्रति एकड़ अनाज में जो सबसे कम पैदा करने वाले जो जिले थे, उनको चिन्हित करके उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और इससे अनुमान है कि लगभग 1.7 करोड़ किसान जो है, उन पिछड़े हुए जिलों के, कम उत्पादकता वाले जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। उसी प्रकार समुद्री क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे मत्स्य पालन से जुड़े हुए हमारे जो मछुआरे भाई हैं, या गैर समुद्री इलाकों में भी, जैसे मऊ जैसे जिलों में भी हमारे मलाह भाई, हमारे अन्य तमाम लोग जो है मत्स्य पालन में काम करते हैं, उससे अपनी आजीविका निकालते हैं, उनके लिए भी, उनको ही सहारा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई। किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, इस सोच के साथ किसान की, कृषि की आधारभूत संरचना को भी और फसल बीमा योजना को भी मजबूत करने के लिए इस बजट में अनेक प्रकार से अनेक प्रावधान किए गए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं संरचना की बात करूं तो 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है क्रियान्वित करने की बात जो है इसमें की गई है। उसी प्रकार फसल बीमा योजना को भी व्याप और उसका बढ़ाने के लिए काम होगा। नारी कल्याण, महिला कल्याण माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय विषय रहा है, और उनका मानना है कि देश की या समाज की आदि शक्ति जब तक विकसित नहीं होती है, तब तक देश या समाज का विकास नहीं हो सकता। उस दृष्टि से महिला श्रमयोगियों को, फीमेल वर्कफोर्स को समाज की या कार्य की मुख्य धारा में लाते हुए महिला केंद्रित योजनाओं में 2013-14 में जो मात्र 97 करोड़ रुपए का प्रावधान होता था, उसमें लगभग 3.5 गुना वृद्धि करते हुए 3.3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान महिला कल्याण की योजनाओं में किया गया है। उसी प्रकार जो बाल कल्याण की योजनाएं होती हैं, प्रसूता महिलाओं के लिए जो कल्याण की योजनाएं होती हैं, उनमें भी बहुत भारी बढ़ोतरी करते हुए महिला और बाल कल्याण पे विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करूं तो आपके टैक्सेशन में वो दी गई है, अब तक 7 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगता था, उस सीमा को बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर का जो बेस है वो लोग लाभान्वित होंगे, और उससे 7 करोड़ से अधिक करदाता, मतलब मध्यम वर्ग के अगर 8 करोड़ करदाता कहा जाए तो उसमें से 7 करोड़ लोग उससे प्रभावित होंगे, और उससे 7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो और दूसरा, एक तो ये डायरेक्ट छूट तो दी ही गई है, डायरेक्ट लाभ तो दिया ही गया है, लेकिन साथ ही में
टैक्स का जो व्यवस्थापन है उसमें भी बहुत सारा सरलीकरण करते हुए जो आपको और सामान्य जो मध्यम वर्ग को जो चिंताएं टैक्सेशन से के चलते होती है उसमें भी बहुत सारी सरलता की गई है। हमारे विवादों में जो टैक्स से रिलेटेड जो विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होती है, लिटिगेशन होता है, उसकी पूरी व्यवस्था को एक सरल और सामंजस्य वाली व्यवस्था बनाने का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। मैंने जैसा कहा, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का 70 साल से ऊपर जो भी हो गया है उनको देने का के लिए इस बजट में मजबूत प्रावधान किया गया है। ग्राम विकास के क्षेत्र में भी, चाहे वो अनुसूचित जाति का विकास हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का विकास हो, इन सभी लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये सभी दिशा में काम करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। वाइब्रेंट इंडिया के लिए युवाओं को की उपलब्धियों को, युवाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए पीएम यशस्वी योजना एक बनाई गई है, जिसमें बजट में लगभग 2100 करोड़, लगभग 2200 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। मित्रों, 2013-14 की अपेक्षा जो कैपिटल इस पूरे बजट में मूल बात ये होती है कि कितना पैसा रुपए का लगभग पूंजीगत व्यय था, जो इस बजट में लगभग 4.5 गुना वृद्धि करते हुए 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का पूंजीगत निवेश होगा। और यही पूंजीगत निवेश जो है, इसी से हाईवे बनता है, इसी से रेलवे स्टेशन बनता है, इसी से एयरपोर्ट बनता है, इसी से आधारभूत संरचना बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगर देश को विकसित देश बनाना है, हमें बेहतर कल के लिए अगर काम करना है, तो जो रोज खर्चा करने वाला जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको घटाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। इस सोच के साथ इस बजट में काफ़ी अनुशासन भी हमारे प्रधानमंत्री जी को, ऐसा दूरदृष्टि वाला, ऐसा देश को एक और विषय में कहना रह गया, पर्यावरण की दृष्टि से भी और बिजली को सुलभ बनाने की दृष्टि से भी एक पीएम सूर्य घर योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ महीने पहले डिक्लेयर किया था। पिछले बजट में उसका प्रावधान भी था और इस बार फिर से उस योजना को मजबूती प्रदान करते हुए पीएम सूर्य घर योजना के लिए प्रावधान किया गया है। और एक अच्छी खबर मैं आपको ये देना चाहूँगा कि चूँकि ये मेरे विभाग से जुड़ा हुआ ये विषय है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा में पिछले वर्षों में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पिछले वर्षों में हम लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत किया है। पीएम सूर्य घर की मैं अगर बात करूं तो इस बार के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया है और 7 लाख घरों पर सौर ऊर्जा के संयंत्र बिजली उत्पादन करने के लगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। और मैं और अच्छी खबर ये देना चाहूँगा आपको कि अभी तक उत्तर प्रदेश का इस पूरी योजना में या सौर ऊर्जा उत्पादन करने की योजनाओं में कहीं कोई नामो निशान नहीं था, हमारा कहीं कोई स्थान नहीं था। लेकिन पिछले दिनों, पिछले महीनों के हमारे प्रयासों से, हमारे टीम के प्रयासों से अब हम लोग देश में 3रे नंबर पे पहुंच गए हैं पीएम सूर्य घर योजना के अमल में, और बहुत जल्द ही हम पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि यूपी चूँकि बड़ा प्रदेश है तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे पास घर ज़्यादा है, मकान ज़्यादा है, तो हमें पहले नंबर पर होना ही चाहिए। लेकिन हम कहीं नहीं थे, उसकी जगह 3रे पहुँचे हैं, बहुत जल्द ही हम पहले नंबर पर भी पहुँचेंगे। तो इस प्रकार हर क्षेत्र को, हर व्यक्ति को स्पर्श करता हुआ, हर व्यक्ति के विकास की बात सुनिश्चित करता हुआ सर्वस्पर्शी और दूरगामी रिफॉर्म के साथ ये देश को विकसित देश बनाने की दिशा में पेश किया गया एक बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से अपने जिले की ओर से, प्रदेश की ओर से, देशवासियों की ओर से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ इतने अच्छे बजट के लिए। और जैसा वो कहते हैं कि हर बजट विकसित भारत की दिशा में, हर बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, हर बजट सशक्त और सबल भारत की दिशा में एक कदम होता है, और उस दिशा में इस बार का बजट एक और भी बहुत ही मजबूत कदम है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी,
अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे आधारित होता है, सुनिश्चित होता है। लेकिन हम देश में क्या व्यवस्था कर सकते हैं जिससे हमारी पेट्रोल पर निर्भरता कम हो, हमारी डीजल पर निर्भरता कम हो, और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे उपाय, जैसे मैंने PM सूर्य घर का बताया आपको, कि पेट्रोल से, डीजल से आपको चलाने का, कोई गाड़ी चलाने का, यही चलाने का नहीं, हम अपनी ऊर्जा खुद पैदा कर लो, अपनी ऊर्जा खुद ले लो, कोयले की आवश्यकता न रहे, डीजल की आवश्यकता न रहे। इस दिशा में बहुत सारा काम हो रहा है। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की बात करना बेमानी है। ये जो बचत हो रही है, देखिए जो इफिशियंसी बढ़ती है, आप देखिए कि हमारा आपका सबका अनुभव है, रोड खराब है, कितना पेट्रोल डीजल का नुकसान होता है। टोल नाके पे अगर भीड़ लगती है, घंटों घंटों हमें रुकना पड़ता है, हम करके आप अपनी गाड़ी को चालू रखते हैं, कितना आपका डीजल पेट्रोल नुकसान होता है, रोड की कंडीशन पे कितना खराब होता है। तो इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हमारी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और कार्बन के उत्सर्जन में भी उससे कमी आ रही है। लगभग पेट्रोल हमारे हाईवे की बेहतरी के कारण, हमारा एक एस्टिमेट है, हमारे पास फिगर है, अगर आप चाहें तो हम बता सकते हैं, आपके पास समय है सुनने का, तो कि लगभग 4.33 करोड़ लीटर ईंधन की बचत जो है सिर्फ हमारे हाईवे की बेहतरी की वजह से हुई। दूसरा उदाहरण सुन लीजिए, प्रश्न पूछे जवाब भी सुन लीजिए। हमारे ई चार्जिंग स्टेशन जो है 5,293, लगभग 5,300 मान लीजिए EV चार्जिंग के स्टेशन बने हुए। तो उससे हमारी डीजल पे, पेट्रोल पे डिपेंडेंस को हम कम कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित होती है, हमारे आपके हाथ में नहीं। तेल की कीमत मंत्री जी कम होती जा रही है, और बस का भाड़ा, तेल की कीमत आप बता रहे हैं कि इसकी वजह से तेल के खर्चे कम हो रहे हैं, कटौती हो रही है, और बस का किराया बढ़ता जा रहा है। कब बढ़ा है? बहुत ज्यादा किराया बढ़ता जा रहा है। इस समय 200 कब बढ़ा है? हर रोज बढ़ता है, जब जैसे पोजीशन आते हैं तब बढ़ता है जी। 2020 में आपके प्रयास से इस जिला अस्पताल में आधा दर्जन वेंटिलेटर आए, बहुत महंगे वेंटिलेटर आए जो आज तक चालू नहीं हो पाए। आखिर क्या खेला है उसमें? न तो किसी की नियुक्ति हो पाई, रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ पाया। 2020 जब कोरोना में लोग मर रहे थे, निसंदेह रूप से आपके ही प्रयास से आए, और वो वेंटिलेटर आज तक नहीं चालू हुए जिला अस्पताल में। क्या होंगे? ये बात सही है कि मैं कोविड के समय पूर्वांचल में, बनारस में रहते हुए मैं काम कर रहा था। पूर्वांचल की सेवा करने के इरादे से हमने सभी लगभग जिलों में हजारों वेंटिलेटर, हजारों ऑक्सीजन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो दिए गए। घोसी के अस्पताल में मैं स्वयं जा कर के हमने वहाँ ऑक्सीजन की पूरी पाइपलाइन डलवाई थी। हम देखेंगे, अगर आपके ध्यान में अगर ऐसा आपके मन में है, कहीं कहीं काम नहीं हो रहा है, कहीं कहीं सवाल इनका यह सही नहीं है। सवाल यह है कि वेंटिलेटर जिला अस्पताल और स्पर्धा ब्लॉक के बीच में 4 ठो गायब हो गया। वो भी देखा जाएगा, अवश्य देखा जाएगा। आपने ये बात ध्यान में लाई है तो हम उसको अवश्य देखेंगे। वो चल नहीं रहा, हम उसको अवश्य देखेंगे। पूर्वांचल को कितना फायदा हुआ इस केंद्रीय बजट से, और किसानों को कितना फायदा? क्योंकि हम लोग का पूर्वांचल जो है किसान पर ज्यादा आधारित है, इस पे जरा मैं उत्तर प्रदेश की बात कर दूं आपको, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा आपका, और जैसा कि मैंने कहा कि किसानों के लाभ के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं इसमें चलाई गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि देश नहीं कि अभी तो चिन्हित करने की बात है, मेरा अपना अनुमान है कि ऐसे कम उत्पादकता वाले जो जिले हैं वो पूर्वांचल में भी अवश्य रूप से होंगे। कम उत्पादकता उनकी इसलिए है कि कहीं ऊसर है, जमीन खराब है, कहीं गंगा जी का, जमुना जी का पानी चढ़ जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है। आप जानते ही बलिया के किनारे, गाजीपुर के किनारे, तामसा के नदी के किनारे, देवरिया के किनारे, तो ऐसे सारे विषयों पे ये बहुत ही, मैं तो अभिनंदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ऐसी बातों पर उनका ध्यान गया है। उसी प्रकार कृषि की आधारभूत संरचना पर मैंने बताया कि 900 करोड़ रुपए की, लगभग 84,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स को लागू करने की बात। अब वो आधारभूत संरचना क्या है, तो मैं बताऊं कि यहाँ आलू पहले लोग उगाते थे,
लेकिन उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। मुझे याद है, मैं जब बच्चा था, छोटा था, तो हमारे गांव में भी, हमारे घर में भी आलू का बहुत बड़ा उत्पादन होता था, लेकिन लोग ले जाकर के 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन कोल्ड स्टोर पे, अहमदाबाद में कोल्ड स्टोर था, खड़े रहते थे। अगर संजोग से भाग्य अच्छा रहा, जमा भी हो गया, तो पता चलता था कि 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद आलू सड़ गया, क्योंकि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। तो ये सब आधारभूत संरचना की बात जब माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, कृषि में ये हमें, आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं, कृषि अवसंरचना निधि बनाई जाएगी। ये उन्हीं बातों को एड्रेस करने के लिए कृषि में है, जिनके चलते हमारा पूर्वांचल, हमारा उत्तर प्रदेश जो है पीछे रह जा रहा है। इस रेल में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है, तो स्मार्ट मीटर क्या जरूरत है? वही है भाई, कहाँ दोनों में फर्क है? लेकिन लोगों में भ्रांतियां काफी है। नहीं, भ्रांतियां हैं, हम उसको दूर करेंगे। इस बजट में ये स्मार्ट मीटर ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। उसमें देखिए, मीटर जो समय की मांग है, जैसे आप हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर का युग आ गया है। सेम है। पहली बात तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर कहिए, स्मार्ट मीटर कहिए या प्रीपेड मीटर कहिए, ये तीनों शब्द का फर्क है, मीटर में कोई फर्क नहीं। गाजीपुर मऊ रेल परियोजना के लिए कुछ पैसा है क्या? और उसमें पहले प्रीपेड लगे हैं कहीं कहीं, लेकिन अब जो लग रहे हैं सभी के सभी स्मार्ट मीटर और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर। समृद्धि हो जा रही है। इससे अच्छा ये होगा, फायदा ये होगा कि आप, कई बार लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि मानवीय कारणों से हमारा बिल बढ़ा के दे दिया, हमारा बिल घटा दिया, हमारा बिल गलत दे दिया, इन सब से आपको छूट मिल जाएगी। हमें जो है रोज रोज आपको परेशान नहीं करना पड़ेगा, आप अपना बिल स्वयं देख सकते हैं। जैसे मोबाइल में आपको मालूम पड़ जाता है कि अब इतना रुपया, 3 रुपया बचा है, रिचार्ज करना पड़ेगा, वैसे ही आप रिचार्ज कर। तो ये समृद्धि हो जा रही है मंत्री जी। विभाग का, उपभोक्ता का, दोनों ही का जीवन जो है सरल। तो जब जनता त्रिपुरा जैसे 500, 400, 1000 बिल आती थी, सीधे 4000 आ जा रही है। नहीं, मैं तो स्मार्ट मीटर लगाने की तुरंत। देखिए, ऐसा है कि सीधे 4000 बिल नहीं आ रही है। ये आज भी सारे बिलों, लगभग हमारे 3 करोड़ 60 लाख रुपये होता है, उनमें से गलत बिल आने का जो रेशियो है वो मात्र 4 से 5% है। उसमें भी जहाँ ध्यान में आता है हम सुधार करते हैं। गाजीपुर हम तो जनता से ये कहते हैं कि अगर कोई हमारा कर्मचारी, और आपको भी मैं कह रहा हूँ, आप मीडिया के मार्फत कह रहा हूँ, कि अगर हमारा कोई कर्मचारी ऐसे किसी भी परिस्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमें शिकायत करिए, हम एक्शन लेंगे। जहाँ तक गलत बिलों की बात है, बहुत ही न्यून उसका परसेंटेज है जो गलत आता है। उसमें भी हमारी आंतरिक व्यवस्था भी है। आंतरिक व्यवस्था ये है कि अगर 1 किलोवाट का लोड है आपका और 10,000 प्रति किलोवाट से ज़्यादा का बिल अगर आपके पास जा रहा है, तो उन बिलों को हम रोक लेते हैं। अगर आपका टोटल बिल जो है, बैलेंस बिल जो है 5 लाख रुपया से ज़्यादा प्रति किलोवाट का अगर जनरेट हो गया है, रोकने की व्यवस्था है हमारी, ऑटोमेटिक व्यवस्था। यही कारण है कि 3 करोड़ 60 लाख बिलों में से बहुत ही कम नगण्य गलत बिल जाते हैं, फिर भी उस पर हमारा ध्यान है और धीरे धीरे हम उसको भी शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जनता अगर अपने बिल बनाए थे तो उनका क्या होगा जो इस मीटर रीडर को काम करे? हाँ, जनता अपना बिल बनाने के लिए आज भी स्वतंत्र है, हम तो बार बार करते हैं। जनता बिल बनाए थी, जो बिल बनाते हैं जाके, उनका क्या होगा? तो उन कर्मचारियों को क्या होगा? वो जनता का ही बिल हो गया भाई। आपका मीटर आपके हाथ में है, आपके घर में है, तो आपका ही बिल हो गया, वो जो बिल मीटर से आएगा। और जहाँ तक आपके स्वयं बिल बनाने की बात है, अच्छा विषय आपने निकाला, हम उसको ट्रस्ट बिलिंग करते हैं। आज भी हमारी ऐप पे, यूपीपीसीएल की ऐप है और यूपीपीसीएल की वेबसाइट है, उस पे जा करके आप अपना बिल, आप स्वयं अपनी एक रीडिंग भर लीजिए और 3 महीने 4 महीने में एक बार क्रॉस चेक करें। सवाल हमारा ये नहीं है, हमारा सवाल ये है जो मीटर रीडर है उनका क्या होगा? उनकी आप क्यों चिंता करें? आप अपनी चिंता करो ना। हम तो अपनी चिंता